हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के वीडियो में डिस्कशन हो रहा है क्वेश्चन के ऊपर। ये डिस्कशन है पिछले चैप्टर से शुरू और उसी को कंटिन्यू कर रहा है। यानी आपके पिछले जो चैप्टर में हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस शुरू करे थे। सबसे पहले हमने एनसीईआरटी बेस्ड बुक बेस्ड क्वेश्चन करे, फिर वेरी शॉर्ट आंसर करे और अब बारी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लॉन्ग आंसर की तरफ चलेंगे। तो बिना डिले जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं और आंसर भी आपके सामने है, बताता चलूंगा मैं। और लिखना कैसे है वो आप यहां से देख ही पा रहे हैं। क्वेश्चन पहला आपका कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंपीरियलिज्म? Name a few country who encouraged imperialism. So imperialism means something which is related with empire. Okay, so the word imperialism comes from the empire, means साम्राज्य. ठीक है, साम्राज्य. So the word imperialism is related with empire building, expansion of empire. ठीक है, and the countries which encourage these imperialism, आप देख रहे हैं यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए। ठीक है, so when a country establishes its economic and political control over any other country, ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो रहा है कि कोई भी कंट्री जब अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल को एस्टैब्लिश करती है दूसरे कंट्री के ऊपर, तो इसे हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। क्लियर है? सो द इंपीरियल कंट्री ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस ऑफ कॉलोनियल countries. So for example, there is a country A, ठीक है, as soon as this country A starts occupying the resources of country B, ठीक है, and at the same time as soon as it starts controlling the political affairs of this country, ठीक है, country B, then country A can be termed as imperialist country. कंट्री ए को हम साम्राज्यवादी देश के तौर पर नाम दे सकते हैं। यानी एक ऐसा देश जो अपने साम्राज्य का विस्तार दूसरे देश में कर रहा है और साम्राज्य का विस्तार करके उसके संसाधनों को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि हमारे साथ हुआ, अंग्रेज जब भारत में आए, ठीक है, तो अंग्रेज भारत में आए व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, लेकिन धीरे से उन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया हमारे देश में, है ना, क्योंकि आवश्यकताएं भी ऐसी थी, उनकी भी आवश्यकताएं ऐसी थी वास्तविकता में, और हमारी कमजोरियां भी कुछ ऐसी थी जो उनको एक तरीके से मौका दे रही थी उनका साम्राज्य यहाँ पर विस्तार करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया साम्राज्यवाद। अब आगे बढ़े कि कौन कौन से देश ऐसे थे जिन्होंने साम्राज्यवाद को प्रेरित किया, एनकरेज किया। ठीक है, इंपीरियलिज्म को आगे लेके गए। तो ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, दीज वर सर्टेन कंट्रीज। ये कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने सबसे ज्यादा साम्राज्यवाद का विस्तार किया, इंपीरियलिज्म, है ना। भगत सिंह मूवी देखी होगी ना, क्या कहते थे, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म, है ना। तो लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन जिंदाबाद, क्या कहते थे, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, है ना। तो वही से रिलेटेड है, मतलब इसी साम्राज्यवाद की बात कर रहे थे वो, क्योंकि अंग्रेजों ने भी अपना साम्राज्य विस्तार किया हुआ था हमारे यहाँ। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि साम्राज्यवाद का मतलब क्या है ना, और कौन कौन से देश हैं जो साम्राज्यवाद को सपोर्ट कर रहे थे, एंकरेज कर रहे थे। डिस्कस द फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में बात करनी है, टोपोग्राफी के बारे में बात करनी है, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन्स वर देयर, व्हाट टाइप ऑफ रिवर्स, प्लेन्स। ओके, सो जितना भी आपका टोपोग्राफिक फीचर है, जितना भी आपका फिजियोग्राफिक फीचर है, आई शुड से फिजियोग्राफिक वर्ड, वो आपको बताना है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। सो दिस कॉन्टिनेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्कटिक सर्किल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ग्लोब है ये, है ना, तो ये हो गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री, यहां से 23 डिग्री एंड हाफ जब आप जाएंगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिल जाएगा, और यहां पे आएंगे 23 एंड हाफ तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ मतलब ऐसा कहना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा शायद कहते हैं हिंदी में उसको। ठीक है,
तो ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, 23.5 नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो मकर रेखा हो गई आपके नीचे और ऊपर हो गई आपकी कर्क रेखा, ठीक है। अब ये जो ऊपर कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तो यहीं से आपकी ये आइडेंटिफिकेशन चल रही कि कॉन्टिनेंट का एक्सटेंशन कहां से है, आर्कटिक सर्कल 60 डिग्री और ऊपर चले जाइए, तो ये हो गया आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल से जब आप नीचे आओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा अमेरिका का एक्सटेंशन इस तरीके से, ऐसे इधर पड़ेगा आपको क्या, पैसिफिक ओशन, और इधर पड़ेगा आपको अटलांटिक ओशन, ठीक है। वेस्ट की तरफ आपको मिल जाएगा पैसिफिक ओशन एंड ईस्ट की तरफ आपको मिल जाएगा अटलांटिक ओशन, ठीक है। द रॉकी माउंटेन चेन इज टू द ईस्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स। अब ये इंटरनल टोपोग्राफी के बारे में बता रहा है वहां पे, तो रॉकी माउंटेन्स की चेन मिलेगी आपको, ठीक है, कहां पर, ग्रेट प्लेन्स के पूर्व में, मैदानों के वृहद मैदान जो है ग्रेट प्लेन्स हैं उनके पूर्व में आपको रॉकी माउंटेन्स मिलेंगे। द ग्रेट लेक्स, वैलीज ऑफ मिसिसिपी एंड द ओहियो एंड द अपलाशियन माउंटेन्स, ये सारा कुछ याद होगा आपको नॉर्थ अमेरिका के पूरा। देखो अभी अब यहां पे डिटेल में पूरा इमेज के साथ में मैं आपको डिस्क्राइब क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूं आपको, और नॉर्थ अमेरिका का जो वीडियो मैंने प्रॉपरली बनाया हुआ है उसमें आप देखोगे तो बकायदा इमेजेस के साथ में वहां पर एक एक आपको मैंने लोकेशन बताई हुई है कि नॉर्थ अमेरिका की जो ज्योग्राफी है उसमें पर्टिकुलर जो प्लेसेस हैं वो कहां पर किस जगह पर लोकेटेड है ना। द ग्रेट लेक्स, वैलीज ऑफ मिसिसिपी, ओहियो, ये सारी चीजें वहां पे हमने इनको लोकेट करा था। मैक्सिको इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द साउथ, दक्षिण में एक्सट्रीम साउथ में आप जाएंगे तो आपको वहां पे मैक्सिको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हो गई, दीज आर एक्चुअली द फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे जब, तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है What do you know about the earliest inhabitants of North America? आपको नॉर्थ अमेरिका के जो सबसे पुराने रहने वाले लोग हैं ना, ओल्ड इनहैबिटेंट्स हैं जो पूर्व में रह रहे थे वहां पे, उनके बारे में आपको बताना है। आप क्या जानते हैं? It is estimated that earliest inhabitants of North America came from Asia. तो ऐसा माना जाता है कि जो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स हैं, दे केम फ्रॉम एशिया, ये एशिया से आए, ठीक है, दे केम फ्रॉम एशिया ऑन अ लैंड ब्रिज कॉल्ड द बेरिंग स्ट्रेट, और इसी बेरिंग स्ट्रेट को, अक्रॉस द बेरिंग स्ट्रेट, इसी को नाम दिया था बेरिंजिया, बेरिंजिया नाम दिया था। क्लियर है? लगभग 30,000 साल पहले, दिस इज एस्टिमेटेड टाइम पीरियड, अप्रॉक्स 30,000 ईयर्स बैक, द पीपल फ्रॉम एशिया माइग्रेटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम द बेरिंग स्ट्रेट एरिया, ठीक है। अब ये क्यों आए, या फिर आप कह सकते हो कैसे आए, एग्जैक्टली क्यों ऐसी, क्या ऐसे चेंजेस थे। तो आपको भी पता है कि उस टाइम की जब हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पर अर्थ जो है अपने डेवलपमेंट की फेज पर है और ह्यूमन एवोल्यूशन भी अपने डिफरेंट फेजेस पर है। तो इस ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान ह्यूमन बींग्स वर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ इनहैबिटेशन, डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो उसी दौरान यहां पर क्या था कि लगभग 10,000 साल पहले आइस एज थी, है ना, और आइस एज की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में जो आपका ये पैसिफिक ओशन का ये एरिया हो गया, यहां पर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पानी, पानी अभी तो वाटर, बट एट दैट टाइम द होल एरिया वाज फ्रोजन, ठीक है, और वाटर लेवल भी आज के जितना नहीं था, वाटर लेवल आज की जितना नहीं था, तो वहां पे जो लैंड मास है, भूस्थल है, वो थोड़ा सा ऊपर था, ज्यादा दिख रहा था, एंड द होल एरिया वाज कनेक्टेड एक्चुअली, ठीक है, वो पूरा एरिया एशिया से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक का इधर का कनेक्टेड था, ठीक है। सो द पीपल यूज दैट एरिया, दैट लैंड मास, ओके, और पानी भी एक्चुअली फ्रोजन था, ठीक है, तो बेरेंजिया वाला जो एरिया वो फ्रोजन एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो अबाउट 5,000 ईयर्स अगो, ड्यू टू क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी, पॉपुलेशन बिगेन टू इंक्रीज। क्लियर है? यहां पर धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए, और यूरोपियंस के आने के पहले नेटिव अमेरिकन जो है यहां पर बहुत अच्छे से रहते थे, ठीक है, बहुत सारे रिवर वैलीज के आसपास से लोग रहते थे, फसलें उगाते थे, मेज, वेजिटेबल्स, ये सब उगाते थे वहां पे,
और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से वहाँ पे सस्टेन कर रहे थे, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे थे। प्रॉपरली का मतलब है जब प्रॉपरली वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब है सस्टेनेबली वो इस्तेमाल कर रहे थे रिसोर्सेज का, एक ग्रीडी एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, ठीक है ना। यही चीज अमेरिकन क्या कहेंगे कि इनके लिए वीक पॉइंट है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द यूरोपियन ट्रेडर्स एंड द नेटिव्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रूव बेनिफिशियल फॉर द यूरोपियंस। यानी कि जो हमारे यूरोपियन ट्रेडर्स हैं और हमारे नॉर्थ अमेरिका के नेटिव हैं, इनके बीच में जो वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, जो गुड्स का एक्सचेंज हुआ, वो एक्सचेंज कितना यूरोप के लिए बेनिफिशियल रहा, कितना उसमें यूरोप को फायदा हुआ। सो आफ्टर अराइविंग नॉर्थ अमेरिका द यूरोपियन ट्रेडर्स came to know that the native peoples assembled regularly at the bank of the river Mississippi। ठीक है, जब यूरोपियन लोग आए, यूरोपियन व्यापारी आए कहां पर, नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे, ठीक है, तो उनसे मुलाकात हुई, उनको देखने के लिए मिला कि यहां पर तो पहले से बहुत सारे लोग रह रहे हैं, खासकर मिसिसिपी रिवर के आसपास लोग रह रहे थे, तो वो लोग इकट्ठे हो गए, है ना, असेंबल हो गए उस जगह पे। और जब असेंबल हुए तो उनके लिए अब ये था कि भाई ये नए लोग हैं। अब ये नए लोग यानी कि जो यूरोपियंस हैं, ये उनके साथ इंटरैक्ट हुए यहां पे, किनके साथ, नेटिव लोगों के साथ में, ठीक है। नेटिव लोग और यूरोपियंस जब एक दूसरे से इंटरैक्ट हुए मिसिसिपी रिवर के आसपास, ठीक है, मिसिसिपी के एरिया के आसपास, तो नेटिव्स का कल्चर है कि भाई जब जो कोई व्यक्ति आया है आपके पास, उसको आप कुछ ना कुछ एक्सचेंज तो करोगे, ये मतलब एक्सचेंजेस नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसको आप कुछ ना कुछ तो दोगे ही से, ठीक है, कुछ गिफ्ट सही, एज अ गुडविल गेस्चर, ठीक है, कुछ एक्सचेंज करेंगे हम। तो गुडविल गेस्चर के तौर पर कुछ ना कुछ एक्सचेंजेस करेंगे, और ऐसे ही एक्सचेंजेस किए हमारे इन लोगों ने। क्लियर है। नाउ फ्रॉम हियर द ट्रेड एक्चुअली स्टार्टेड। आप कह सकते हैं कि ये नींव पड़ गई, जिन चीज़ों को यूरोपियंस ने, जिन चीज़ों को नेटिव्स ने यूरोपियंस को, उसी के हिसाब से यूरोपियंस ने भी नेटिव्स लोगों को कुछ चीज़ें दी, और इस तरीके से पहली बार उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ। क्लियर है। और यहां से फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि रेगुलरली ये प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता था जो कि यहाँ के नेटिव प्लेसेस में होता था, प्रोड्यूस होता था, और वो यूरोप में प्रोड्यूस नहीं होता था। तो इस तरीके से यहां से एक रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी कि नदी के किनारे, मिसिसिपी रिवर के किनारे, इनके बीच में एक्सचेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है। अब ये लोग शुरुआत में किन चीजों को एक्सचेंज किया करते थे, हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सचेंज किया कर सकते थे, और फूड आइटम्स को एक्सचेंज किया करते थे। क्लियर है। ऐसे चीजें, ऐसी कमोडिटीज जो यूरोप में अवेलेबल नहीं होती थी, जो यूरोप में नहीं मिलती थी, जो नॉट अवेलेबल इन पर्टिकुलरली रीजन, ठीक है, जो यूरोप में नहीं मिलती थी उस समय, जिनकी स्कार्सिटी थी या वो चीजें थी नहीं, अवेलेबल ही नहीं थी, वो चीजें बेसिकली आपकी एक्सचेंज हुआ करती थी। क्लियर है। यूरोपियन ट्रेडर्स टुक पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ फूड आइटम्स। क्लियर है। क्यों? क्योंकि उनको बड़े पैमाने पर अब ट्रेड बूस्ट करना था, इसलिए उन्होंने खाने की या खाद्य वस्तुएं जो होती थी उनको एक्सचेंज करना शुरू किया। क्लियर है। और ब्लैंकेट्स हो गए, कंबल हो गए, वेसल्स यानी बर्तन हो गए, बंदूकें हो गई, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते थे जो वो उनको देते थे फूड आइटम्स के बदले। क्लियर है। और ये आइटम्स नेटिव्स के लिए बेनिफिशियल होने लगे, क्योंकि इन आइटम्स का इस्तेमाल करके ये जो नेटिव होते थे, ठीक है, ये हंटिंग एक्टिविटीज वगैरह थोड़ा और बेहतर तरीके से कर सकते थे। क्लियर है। सो बिफोर द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस द नेटिव्स वर नॉट फैमिलियर विद वाइन। अब ये एक और आइटम आया, वाइन आया। वाइन के बारे में कोई नहीं जानता था, हालांकि टोबैको का कंजम्पशन करते थे हमारे जो नेटिव लोग थे, टोबैको का कंजम्पशन करते थे हमारे जो नेटिव लोग थे, लेकिन वाइन का कोई कंजम्पशन नहीं होता था। तो यूरोपियंस ने इन्हें वाइन से इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है। और इस तरीके से हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, इनको वाइन बड़ी अच्छी लगेगी। क्लियर है। और धीरे धीरे ये एडिक्टेड हो जाएंगे, और कई बार यही एडिक्शन जो है इनके लिए वीकनेस साबित होगा हमारे ट्राइबल्स के लिए, क्योंकि ये इस वाइन का इस्तेमाल या इनकी एडिक्शन जो वीकनेस है एडिक्शन की, इसका इस्तेमाल करेंगे ट्रेडिंग टर्म्स को या जो व्यापार की शर्तें हैं उसको अपने फेवर में करने के लिए। क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो है यूरोपियन के लिए बेनिफिशियल रहा, यानी जो ट्रेड होता था नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब्स और यूरोपियन के बीच में, वो यूरोपियंस के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें धीरे धीरे यूरोपियंस जो है वो अपना फायदा निकालना शुरू कर देंगे, है ना।
बाद में भी आप देखोगे कि जो नेटिव लोग उनको देते हैं, उसके बदले में जो यूरोपियंस लोग उनको देते हैं, उसकी मात्रा में भी कमी आती जाती दिखाई देगी आपको, है ना। कभी सफिशिएंट अमाउंट में देते थे, कभी बहुत कम अमाउंट में देते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन वस्तुओं को वो नेटिव लोगों से खरीद के या ट्रेड करके लेके जाते थे, ज़रूरी नहीं होती थी कि वो वस्तुएं हमेशा यूरोप में प्रॉपर डिमांड में हो या उनके बहुत अच्छे दाम मिले ही उन्हें। तो डिपेंड करता था कि कौन सी वस्तु कितनी डिमांड में है और उसके क्या प्राइजेस यूरोपियंस कमा रहे हैं, वहाँ जाके अर्न कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर यहाँ पर इनको चीज़ें मिलती थी। What were the views of natives regarding trade and the Europeans? What were the views of natives? अब देखो वो क्वेश्चन जो अभी जस्ट आपने किया क्वेश्चन नंबर 4, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। वहां पर यूरोपियंस का फायदा, यहां पर नेटिव्स का व्यू कि नेटिव्स क्या सोचते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो नेटिव्स व्यू रिगार्डिंग द ट्रेड वाज दे हैड डिफरेंट व्यूज एज कंपेयर टू यूरोपियंस। सबसे पहली चीज तो क्या होता था कि जो नेटिव लोग होते थे, ये वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता था, द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स फ्रॉम नेटिव साइड। सो हाउ दे वर टेकिंग दिस एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, दीज नेटिव पीपल, दीज ट्राइबल्स, दे वर कंसीडरिंग द एक्सचेंज ऑफ द गिफ्ट एज एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट बिटवीन द फ्रेंड्स, ठीक है, एज अ सोशल बिहेवियर, एज अ गुडविल गेस्चर। तो ये जो ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स ये मानते थे कि भाई ऐसा है कि एक प्रचलन है, एक तरीके का सिस्टम है। इस सिस्टम में होता यह है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, जब भी मित्र से मिलते हैं, दोस्त से मिलते हैं, है ना, हमारे नियर एंड डियर वन से मिलते हैं, देन वी यूज टू हैव सम एक्सचेंजेस। हम कुछ ना कुछ एक्सचेंजेस करते हैं, है ना, हम कुछ ना कुछ चीज़ें लेते देते हैं, का मतलब हम अपनी कोई वस्तु देते हैं उनको, या फिर हम उनके लिए कुछ खरीद के रखते हैं कि वो व्यक्ति आएगा या आएगी तो हम उसको ये चीज़ देंगे, उसको अच्छा लगेगा। वैसे ही सामने वाला व्यक्ति जो आपको कुछ देता या देती है जो भी, तो आपको जो है वो एक चीज़ यहाँ पे एक प्लेजरेबल जो है वो फीलिंग देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। सो दीज पीपल, दीज ट्राइबल्स, दे वर कंसिडरिंग दीज एक्सचेंजेस, कि ये जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज हो रहा है, ये मित्रता के बीच में एक्सचेंज है, ये एक सोशल बिहेवियर है, एटिकेट्स है ना, मोरली एथिकली ये चीज़ें सही हैं, ऐसा होना चाहिए, क्लियर है। लेकिन यूरोपियंस के लिए जस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। तो यूरोपियंस का दिमाग यहाँ पर जो है वो ये है कि भाई ये जो वस्तुएं हम लेते हैं, ये वस्तुएं सिर्फ किस लिए हैं, फायदे के लिए। तो यूरोपियंस के दिमाग में प्रॉफिट है। इसके जस्ट उलट ट्राइबल्स के दिमाग में क्या चीज़ है, ट्राइबल्स के दिमाग में सोशल बिहेवियर हो गया, है ना, गुडविल गेस्चर हो गया, गिफ्ट्स हो गया, मतलब तरह तरह की अच्छी पॉजिटिव चीजें, क्लियर। द यूरोपियन ट्रेडर्स वांटेड टू अर्न मोर एंड मोर मनी बाय सेलिंग आइटम्स व्हिच दे वर रिसीविंग फ्रॉम द ट्राइबल्स, जैसे कि मछलियां मिल जाती थी, फिशेस मिल जाती थी, फर मिल जाता था। द नेटिव्स वर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई द यूरोपियन ट्रेडर्स समटाइम ऑफर सो मच इन लिeu ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। वही बात जो थोड़ी देर पहले करी कि ट्राइबल्स और जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, जो यूरोपियंस आए हुए हैं, सेटलर्स बाद में जो बन जाएंगे, इनके बीच में जब गुड्स का एक्सचेंज होता था, तो जो ट्रेडर इनको देते थे या जो ट्राइब्स इनको देते थे गुड्स और कमोडिटीज, ये तो सफिशिएंट अमाउंट में देते थे भाई, इनको जितना भी रहता था उनके पास उस समय वो मैक्सिमम देने की कोशिश करते थे। लेकिन यूरोपियंस जो रिटर्न में देते थे वो फ्लक्चुएट होती रहती थी, ठीक है। कभी कभी ये लोग क्या करते थे, कभी कभी ऑफर सो लिटिल, ठीक है, बहुत नॉमिनल अमाउंट में एक्सचेंज करते थे इनके साथ। ट्राइबल्स ने इनको खूब सारा दे दिया और जो यूरोपियंस हैं इन्होंने इनको बहुत नाम मात्र कर दिया, ठीक है। अभी समझ नहीं पाते, दे डिड नॉट नो एनीथिंग, ठीक है, अबाउट ट्रेड। तो अब वो जो व्यापारिक मानसिकता है उसके बारे में तो जानते नहीं थे, क्लियर है। और यहां पर आपको ही पता है कि यूरोपियंस जो है वो जिस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हिसाब उनका सिर्फ फायदा कमाने का है। जहां पर उनको फायदा लगता था उसका वो पेमेंट करते थे प्रॉपर, जहां पर वो फायदा नहीं लगता था उनको ये लगता था दे दो, हो गया, ले लो, ये चीजें दे तो रही हैं, हो गया। उनके लिए इमोशंस, गिफ्ट, सोशल बिहेवियर का कोई मतलब नहीं होता था, क्लियर है। और इस तरीके से जो हमारे ट्राइबल्स हैं ये अनअवेयर रहेंगे, जान ही नहीं पाएंगे यूरोपियंस के नेचर को, काफी समय तक नहीं जान पाएंगे, ठीक है। और उनकी जो लोकल टेल्स हैं, कहावतें हैं, कहानियां हैं, है ना, उसमें वो लोग क्या किस तरीके से व्हाइट पीपल को, किस तरीके से इन श्वेत लोगों को डिपिक्ट करेंगे कि ये लोग बेवकूफ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, इनको नहीं पता कि सोशल बिहेवियर क्या होता है, इनको नहीं पता कि गिफ्ट्स कैसे एक्सचेंज किए जाते हैं, एज वेल एज ग्रीडी, लालची लोग हैं। तो देखो
पढ़े लिखे तो नहीं थे ये ट्राइबल्स, बट समझ गए कि किस तरीके का नेचर है हमारे यूरोपियन लोगों का, है ना, यूरोपियंस लोग बेसिकली हैं कैसे। तो वास्तविक नेचर जो है ट्राइबल लोग समझ गए, उनका पहचान लिए उसको बहुत अच्छे तरीके से। तो बात अलग है कि भले वो अंग्रेजी पढ़ते हों ना पढ़ते हों, अंग्रेजी कल्चर में पले बढ़े हों ना पले बढ़े हों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्कस द व्यूज ऑफ वॉशिंगटन रिगार्डिंग द नेटिव्स। वॉशिंगटन जो है आपके वॉशिंगटन इरविंग जो है वो आपको ही पता है कि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। तो वॉशिंगटन, ये जॉर्ज वॉशिंगटन की बात नहीं हो रही, वॉशिंगटन इरविंग की बात हो रही है। ही वॉज अ फेमस राइटर। जॉर्ज वॉशिंगटन जो कमांडर इन चीफ थे अमेरिका के और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उनकी बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, है ना। सो अमेरिकन राइटर वॉशिंगटन इरविंग who personally got a chance to meet North American natives, इनको ये फायदा कह सकते हैं, प्रिविलेज कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, विशेषाधिकार कह सकते हैं कि इनको मौका मिला नेटिव अमेरिकन के साथ मिलने का। क्लियर है। तो इनका क्या कहना था, अकॉर्डिंग टू हिम दे लिव्ड विथ वाइट पीपल एंड स्पोक लेस। इनका कहना था कि यार ये काफी शाय है, कम बोलते हैं, ठीक है, और ऐसा इसलिए बिकॉज दे वर अनअवेयर अबाउट देयर लैंग्वेज, क्योंकि इनकी लैंग्वेज के बारे में इनको पता नहीं, भाई इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में इन्होंने सीखे नहीं। When they gathered together, जब ये इकट्ठे होते हैं, they did not miss even a single chance to entertain themselves, ठीक है। ये मौका कभी नहीं छोड़ते हैं कि हंसी या मजाक या मौकरी कर सकें, नकल उतार सकें यूरोपियंस की। क्लियर है। और ऐसा मौकरी करके, हंसी मजाक करके, नकल उतार के यूरोपियंस की, ये यूरोपियंस के ऊपर व्यंग कसते एक तरीके से। क्लियर है। जबकि यूरोपियंस को क्या लगता था, यूरोपियंस को लगता था कि ये लोग इनके रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे इम्प्रेस द इंडियंस विद देयर मैग्निफिशंस एंड ग्लोरी। और उनको ये लगता था कि भाई ये हमारी रिस्पेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इनको जो चीजें दिखाई हैं, है ना, उससे हमारा जो एक बहुत विशाल रुतबा है वो इनके ऊपर, वो एक इमेज बन गई इनके ऊपर। क्लियर है। लेकिन ये फैक्ट था कि यूरोपियंस डिड नॉट ट्रीट द नेटिव्स विद रिस्पेक्ट। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब देखो वहां पर अगर मौकरी भी की इन्होंने, ये लोग थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ाया, इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं है। ट्राइबल्स एक तरीके से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हंस रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा तो दोस्त के साथ भी हो सकता है। लेकिन कभी भी एक इल विल नहीं है उनके अंदर, एक दुर्भावना नहीं है ट्राइबल्स के अंदर। किनके लिए, आपके यूरोपियंस के लिए। बट यूरोपियंस ने ऐसा किया, यूरोपियंस ने कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दी। ये तो हमें पूरा इतिहास हमने पढ़ लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन, और उससे हमें क्लियर हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड द यूरोपियंस स्टार्ट टू कम एंड सेटल डाउन इन अमेरिका ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ठीक है, तो यूरोपियंस जो है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में 19वीं शताब्दी में क्यों आए और क्यों सेटल हो गए। भाई आपको 3 रीजन बताने हैं यहाँ पे, बहुत आसान सा प्रश्न है, 3 रीजन बताने हैं, 3 कारण। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है, फ्रांस एंड ब्रिटेन द यंगर सन्स हैड नो राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। अब वहां पर क्या होता था कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फ्रांस और इंग्लैंड में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लॉज होते थे, इनमें जो आपका सबसे बड़ा पुत्र होता था, एल्डर सन, ही वॉज प्रेफर्ड, उसको ही प्रेफर किया जाता था और उसको यह अधिकार होता था कि माता पिता की जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकार, उसका इनहेरिटेंस उसी को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो यंगर सन्स यानी जो छोटे होते थे, जो यंगर होते थे, क्योंकि इनको अधिकार नहीं होता था, अब ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं अपने भाइयों के मर्जी के ऊपर, या माता पिता ने दे दिया तो ठीक है कुछ, या फिर भाई ने शेयर कर लिया तो ठीक है, नहीं मिलेगा अदरवाइज कुछ, तो फिर तो ये इनकी हालत खराब है, प्रॉपर्टी के बिना रहेंगे और बिना प्रॉपर्टी के तो जीवन खत्म है ना। तो इंग्लैंड में वो चीज़ सर्च करने की बजाय जहाँ चीज़ें आसानी से मिल पा रही हैं, अब इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया और सारी चीज़ें बहुत महंगी है इंग्लैंड में, उसमें प्रॉपर्टी बनाना बड़ा मुश्किल हो गया, तो चलो हम यहीं प्रॉपर्टी बनाते हैं, है ना। तो ये लोग आए और अमेरिका में सेटल डाउन हो गए। ठीक है, इसके अलावा जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्प्रेड हुआ आगे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी वगैरह में, तो वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन दोनों पैरेलली चल रहे थे, है ना। तो उसकी वजह से कई सारे किसान हैं ऐसे जिन किसानों ने भी अपनी ज़मीनें जो है वो खो दी,
है ना, जर्मनी, इटली, स्वीडन, यहाँ पर किसानों को बड़े पैमाने पर ज़मीनों से हाथ धोना पड़ा। अब ये लोग खेती के अलावा कुछ और कर नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, हम जाते हैं दूसरे एरिया में सेटल होते हैं, वहाँ पर अभी सब कुछ अनएक्सप्लोर्ड है, वहाँ पर हमें बहुत ईजिली सब कुछ मिल जाएगा, पास्चर लैंड मिल जाएगा, ज़मीनें मिल जाएंगी, खेत मिल जाएंगे, तो क्यों ना हम वहाँ पर अपनी किस्मत को आजमाएं, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे देश जैसे पोलैंड वगैरह से लोग यहाँ पर आके माइग्रेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाई जमीन, कुल मिला के प्रॉपर्टी, इन तीनों में आप जो रीजन देख रहे हैं ना, वो रीजन बेसिकली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन तीनों रीजन को हम बेसिकली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉमनली अगर आप बात करोगे तो प्रॉपर्टी, फॉर्च्यून, अपना भाग्य आजमाने, नया जीवन, न्यू लाइफ, ठीक है, रिलीजियस परसिक्यूशंस, है ना, फ्रीडम, उस यूरोपियन सोसाइटी से फ्रीडम। तो ये कुल मिला के बहुत सारे उस समय रीजन थे, जिन रीजन की वजह से एक एग्रीगेटली मैंने बता दिया, वन, है ना, एक सिंगल टर्म, है ना, एक शब्द में वो चीज आप इसी को आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बहुत सिंपल से रीजन है, जिन रीजंस की वजह से आपके यूरोपियंस जो है वो आके बसेंगे नॉर्थ अमेरिका के एरिया में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट द यूरोपियंस एंड द नेटिव्स ऑफ अमेरिका हैड डिफरेंट परसेप्शंस रिगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड द कल्चर, एग्रीकल्चर। अब बातें प्रूफ तो हो ही चुकी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे चूंकि यहां पे आंसर पूछ रहा है कि आपको जस्टिफाई करना, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट द यूरोपियंस एंड द नेटिव्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूरोपियन और अमेरिका के जो नेटिव्स थे उनके अलग अलग दृष्टिकोण थे, अलग अलग परसेप्शंस थे, ठीक है, रिलेटेड विद द फॉरेस्ट एंड द एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित और जंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो बोथ द यूरोपियंस एंड द नेटिव्स ऑफ अमेरिका हैड डिफरेंट परसेप्शन। यस, ये बात बिल्कुल सही है, 100% सच है कि जो नेटिव हैं, अमेरिका के जो नेटिव लोग थे, इनका परसेप्शन, ठीक है, और हमारे जो यूरोपियंस हैं इनका परसेप्शन दोनों का डिफरेंट था। क्लियर है। यूरोपियंस जैसे जैसे आएंगे जंगलों को साफ करना शुरू करेंगे, दे क्लियर द फॉरेस्ट, ठीक है, आयरन टूल्स का इस्तेमाल करके जंगल को साफ करना शुरू करेंगे। जंगल को साफ क्यों कर रहे हैं? सो दैट दे कैन मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर। मोर एंड मोर land area, the forest area which is cleared, now that forest area which is now cleared without trees, that can be brought under the agricultural activities. तो आप उनको फार्म साइज में, मतलब अलग अलग खेतों के साइज में डेवलप करके वहां पर खेती करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। डूइंग सो दे वांटेड टू इंक्रीज द एरिया अंडर मेज एंड अदर क्रॉप्स, कि ठीक है भाई हमें यहाँ पर बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर करना है, बड़े लेवल पर क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा जमीन खेती के अंदर लेके आएंगे, तो ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, उसको ज्यादा और एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। द नेटिव्स वर सरप्राइज्ड एट देयर एक्टिविटीज। अब नेटिव लोगों को सरप्राइज क्यों लगता था? क्योंकि वो अभी तक आपस में बांटने, बहुत सारी चीजें तो उनके जो निजी इस्तेमाल की होती थी वो उनको मिल ही जाती थी नेचर से, उसके अलावा जो अबंडेंस में मिल जाता था उसको वो लोग आपस में एक्सचेंज करते रहते थे। लेकिन कभी भी अभी मॉनेटरी टर्म्स, फायदा, प्रॉफिट, मार्केट, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था ट्राइबल्स लोगों ने। तो अब ये जब बहुत बल्क में बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता था यहाँ पे, तो इनको लगता था कि यार क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो they never used to grow crops as much as required for subsistence। देखो उन्होंने खेती, ट्राइबल्स लोगों ने खेती करी, लेकिन खेती में उतना ही उगाया जितना उनके खाने के लिए आवश्यक था। कभी भी आवश्यकता से अधिक उन्होंने ग्रो नहीं किया, ठीक है। और कभी हुआ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको शेयर किया, उसको एक दूसरे को कई बार गिफ्ट भी दिया जो नीडी है, ठीक है। दे नेवर थॉट अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स टू मेक प्रॉफिट। अब हमारे जो ट्राइबल्स हैं, हमारे जो ट्राइब के लोग हैं, इनको फायदे वाली बात है ही नहीं ना कहीं, इनको प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं था, इनको प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं था, इनको फायदे से कोई मतलब ही नहीं होता था, ठीक है। तो इन्होंने कभी भी उत्पादन जो है वो लाभ कमाने के लिए नहीं किया। दे बिलीव दैट फॉरेस्ट्स आर देयर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंसीडर्ड इट अ सिन टू कट देम। पिछले वीडियोस में भी देखा था आपने, अमेरिका की जो कैरेबियन और सदर्न अमेरिकन की जो हमने ट्राइब्स देखी थी, तो वो क्या थे? वो इनएनिमेट और एनिमेट, ये शब्द आपको बताया था मैंने, कि बहुत सारी नॉन लिविंग एंटिटीज को भी ये लिविंग की तरह कंसीडर करते थे,
और नॉन लिविंग जो लोग होते थे उनको ये कभी भी, मतलब अब जंगल है तो जंगल को ये नहीं मानते थे कि यार ये जंगल खत्म हो जाएगा, या जंगल पेड़ है हम इसको काट लें कोई दिक्कत नहीं, ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो ये पाप मानते थे कि हम बड़े पैमाने पर अगर पेड़ों को काटेंगे तो ये एक गलत चीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कि इनके परसेप्शंस अलग अलग हैं, ट्राइबल्स के परसेप्शन अलग है। ट्राइबल्स का एक बहुत प्योर इंटेंशन है नेचर को लेके, अपनी सराउंडिंग्स को लेके, जबकि हमारे जो यूरोपियंस हैं इनका नेचर, इनका इंटेंशन, इनका परसेप्शन प्योरली प्रॉफिट ओरिएंटेड है ना। तो ये क्लियर हो गए दोनों के परसेप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द मेथड्स अडॉप्टेड बाय द यूरोपियंस टू डिस्प्लेस द नेटिव्स। आपको वो मेथड्स बतानी है जो कि अडॉप्ट की गई किनके द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा, ठीक है, टू डिस्प्लेस द नेटिव लोगों को डिस्प्लेस करने के लिए इन्होंने क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट करी। सो विद द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट इन अमेरिका, जैसे जैसे यूरोपियंस का जो सेटलमेंट है अमेरिका में विस्तारित होता रहा, एक्सपैंड होता रहा, नेटिव्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम रीजन कंसर्न, ठीक है। ये जो नेटिव लोग थे वो लोग वहां से विस्थापित होते चले गए, और ये मर्जी से नहीं हो रहे थे, वो जानबूझ के नहीं हो रहे थे, मजबूरी में हो रहे थे, फोर्सफुली उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था, ठीक है। तो 3 रीजंस की बात करूं अगर मैं, है ना, या 3 रीजन मेथड्स की बात करूं अगर मैं, तो 3 मेथड्स हैं। दे यूज्ड टू इंस्पायर द नेटिव पीपल टू अबंडन दोज रीजंस, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता था कि वो उनको बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यार आप इस क्षेत्र पे नहीं, उस क्षेत्र पे रहो, है ना, वो क्षेत्र ज्यादा बेटर है, दुनिया भर की बातें, है ना, तो इंस्पायर करते थे उनको। इन केस द नेटिव्स रिफ्यूज टू अबंडन दोज एरियाज दे वर थ्रेटन्ड। अगर वो एरिया छोड़ने के लिए मना करते थे तो उनको फिर डराया जाता। सबसे पहले तो इंस्पायर किया जाता था, बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि यार उस क्षेत्र में जाओ, आप मूव कर जाओ, और फिर जब इंस्पायर नहीं होते थे तो थ्रेट दिखाए जाते थे, ठीक है। दे हैड डिसेप्टफुली एक्वायर्ड मोर लैंड, ठीक है, एंड फोर्स देम टू आउट फ्रॉम हियर। इसके अलावा धोखे से उनसे जमीनें एक्वायर्ड कर लेते थे, ठीक है, डिसेप्टफुली एक्वायर्ड मोर लैंड, ज्यादा जमीनें उनसे, है ना, कम पैसों में उनसे लिखवा लिया, डॉक्यूमेंटेशन करवा लिया। अब उनको तो ये राइट ही नहीं था ज्यादा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं की, बेचारे सीधे साधे लोग हैं, अभी तो उनको ज्यादा डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी दुनिया भर की चीजें पता ही नहीं थी कि लॉ और ये सब, मतलब मटेरियल लॉ, मॉडर्न लॉ, ये सब क्या है, ये सब तो उनको पता ही नहीं था, वैल्यू ऑफ जमीन, ये सब तो उनको ज़्यादा पता ही नहीं था। तो अब ये 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स के थ्रू या तो इंस्पिरेशन, यानी उनको बढ़ाया चढ़ाया, उनको मतलब बड़ी बड़ी बातें करी, है ना, तो रीजन छोड़ दो, वो क्षेत्र छोड़ दो, या फिर दूसरी चीज उनको डराया, थ्रेट किया, या फिर तीसरी चीज हुई कि उनसे धोखे से वो जमीनें खरीद ली, डॉक्यूमेंटेशन करवा लिया, अब बेचारे परेशान होने लग गए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, हाउ डिड द यूरोपियंस जस्टिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नेटिव्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नेटिव्स का जस्टिफिकेशन देना है किसके द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा। यानी जो यूरोपियन है, यूरोपियन भाई लोग हैं, उन्होंने ट्राइबल भाई लोगों को, नेटिव लोगों को जो डिस्प्लेस किया उसका जस्टिफिकेशन क्या दिया, क्या रीजन बता रहे हैं कि नहीं ये जरूरी था डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो क्या कह रहे हैं, बाय सेइंग दैट द नेटिव्स did not know the judicious use of the land, यहां पे didn't होना चाहिए, ठीक है, did not know the judicious use of their land। इनका ये कहना है कि भाई ये लोग जानते ही नहीं कि जमीन का इस्तेमाल करना ही क्या है, कैसे करना है उसको। इतने रिसोर्सेस थे इनके पास, आज तक इन्होंने एक्सप्लॉइट किया नहीं। जब अभी कुछ देर पहले ही आपने एक क्वेश्चन में क्या देखा कि नेटिव का जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन जमीन से रिलेटेड कैसा है कि हम कभी भी प्रॉफिट के लिए थोड़ी उगाएंगे कोई फसल, हमें जितना खाने के लिए सफिशिएंट उतना उगाएंगे, कभी एक्स्ट्रा होता भी है तो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपस में गिफ्ट के तौर पे एक्सचेंज कर सकते हैं, ये चलता है। बट वो प्रॉफिट मेकिंग मेंटालिटी तो थी नहीं ट्राइबल्स की। दैट इज व्हाई दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जुडिशियस यूज दे वर डूइंग दिस judicious term which the Europeans are actually using for the native people, that is wrong, है ना। Actually these native peoples were judiciously using this land, but the Europeans, they were not using the land judiciously, है ना, they were utilizing, exploiting the land out of greed, लालच के तौर पर, ठीक है। So they criticize them by calling them sluggish, ढीले ढाले लेजी लोग पड़े रहते हैं, उनको बिल्कुल भी एक्टिव होके काम करने से मतलब ही नहीं। दे वर अनअवेयर अबाउट देयर क्राफ्ट स्किल, उनको पता ही नहीं है कि वो उनके पास क्राफ्ट स्किल है और उन क्राफ्ट स्किल से वो बहुत अच्छे
गुड्स बना सकते हैं, बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं, मार्केट डेवलप कर सकते हैं, बाजार डेवलप कर सकते हैं और पूरा इकोनॉमिक साइकिल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पूरी इकोनॉमी जो है उसको डेवलप कर सकते हैं ना, तो पूरा मार्केट सिस्टम जो है वो बना सकते हैं। Natives were also criticized on the ground that they were not interested in learning English and wearing Western cloth. अब इतना सब तो करते हैं, एक तो लालची नहीं है, प्रकृति के साथ ज्यादा अलाइन होकर चलना चाहते हैं, है ना, और दूसरी चीज हमारा कल्चर भी नहीं सीख रहे हैं क्योंकि हम सिविलाइज्ड लोग हैं, वी आर द सिविलाइज्ड पीपल, वी आर द सुपीरियर रेस, वाइट पीपल्स। ओके, तो हमारा कल्चर भी नहीं सीख रहे, अंग्रेजी नहीं सीख रहे ये लोग, हमारे कपड़े नहीं पहन रहे, वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहन रहे, पश्चिमी सभ्यता की तरह के परिधान नहीं पहन रहे, सो दे डिजर्व टू डाई आउट। ऐसे लोगों को मरी जाना चाहिए, है ना, सो दे डिजर्व टू डाई आउट। देख रहे हो आप कितना ब्लैटेंटली, कितना मतलब कह दो कि लिमिट्स हैं ये तो ढीठ पने की, या जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहें। ठीक है, तो ये सिचुएशन है वहां पे। तो ये सिचुएशन कुल मिला के बता रही है कि जस्टिफिकेशन कैसे यूरोपियंस ने दिया। ठीक है, किस चीज का जस्टिफिकेशन, कि यार यूरोपियन लोग जो है वो डिस्प्लेस करने के लायक हैं, मरने के लायक हैं, इनको यहां से डिस्प्लेस किया जाए, इनको यहां से हटाया जाए, जैसी कंडीशन में ये अगर सफर कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो मरने दिया जाए। हम तो फायदा कमाने के लिए आए हैं और हम फायदा कमाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, राइट ऑन द फॉलोइंग द गोल्ड रश एंड पोजीशन ऑफ नेटिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो अब ऑस्ट्रेलिया पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, इसके अलावा गोल्ड रश पे फोकस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो गोल्ड रश यहाँ पे जो है वो अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं। चलिए, जब यूरोपियंस आए आपके, तो इनके आने का पर्पस जो है वो था ही यही कि बड़े पैमाने पर गोल्ड या दूसरे जो संसाधन है इनको खोजना है। ठीक है, और शुरुआती दशकों में गोल्ड मिला नहीं, शुरुआती कई सालों में, दशकों में क्या, कई कुछ और दशक निकल गए, गोल्ड मिला नहीं। बाद में काफी समय बाद यहां पर कैलिफोर्निया में 1840 में कैलिफोर्निया में गोल्ड जो है वो फाउंड हुआ, वो डिस्कवर हुआ, उसको खोजा गया, वहां पे माइंस जो है वो मिली। सो इट ओनली लेड टू द गोल्ड रश, और यहीं से फिर तमाम यूरोपियंस जो है अमेरिका की तरफ आना शुरू होंगे। ठीक है, बड़े पैमाने पर यूरोप के अन्य देशों से लोग यहां पर बेहतर जीवन की तलाश में, एक अच्छा भविष्य बनाने की तलाश में, एक अच्छा भाग्य आजमाने की तलाश में वहां से भागेंगे। क्लियर है, और धीरे धीरे अब यहां पर अमेरिका में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रेलवेज का डेवलपमेंट होगा, ताकि बड़े पैमाने पर उन माइंस में से गोल्ड्स को एक्सप्लॉइट किया जा सके। Thousands of Chinese workers were also recruited. एशिया से भी बड़े पैमाने पर वर्कर्स को लाया जाएगा, क्योंकि अब यहां पर काम करने वाले लोग भी तो चाहिए होने थे। ठीक है, तो इसी को गोल्ड रश नाम दिया गया। शॉर्ट में, पोजीशन ऑफ नेटिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जब यूरोपियंस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर लगभग 350 से 750 नेटिव कम्युनिटीज हैं। उन नेटिव कम्युनिटीज की अपनी खुद की लैंग्वेजेस हैं, उनकी खुद की भाषाएं हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो कम्युनिटीज हैं वो छोटे छोटे आइलैंड्स में रहती हैं। ठीक है, कहां पर, टॉरस स्ट्रेट, है ना, तो चूंकि नॉर्थ में छोटे छोटे जो आइलैंड्स थे, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स थे, इन आइलैंड्स में ये जो नेटिव लोग थे या आपके ट्राइब्स थे, रहते थे, तो इनको नाम दिया उन्होंने टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहीं से एबोरिजिन वर्ड इस्तेमाल हुआ, लेकिन एबोरिजिन वर्ड इन लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ जो नेटिव ऑस्ट्रेलिया के थे, क्योंकि एबोरिजिन का मतलब उनका ये था कि भाई एबोरिजिन का मतलब नेटिव लोग ना, है ना। अब इनको ये कहा गया कि भाई ये लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, इसलिए इन आइलैंड में रहने वाले जो लोग हैं ये इनके लिए एबोरिजिन टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एबोरिजिन सिंपली मीन्स द पर्सन हु बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। एबोरिजिन जिनकी ओरिजिन ही वहां पे हुई है, तो इन जगहों पर या इन आइलैंड्स पर इनकी ओरिजिन नहीं हुई, बल्कि ये लोग कहीं और से माइग्रेट करके इन जगहों पर आए हैं, जो कि अलग अलग रेसेस को बिलोंग करते हैं, अलग अलग वर्ण को बिलोंग करते हैं। Why did the relations between the Europeans and native Australians became strained? नेटिव जो लोग थे और यूरोपियन जो लोग थे, इनके बीच में धीरे धीरे संबंधों में तनाव आना शुरू हो गया, स्ट्रेन हो गया इनके रिलेशंस। क्यों? तो शुरुआत में आपका जो कैप्टन जेम्स कुक है, जब ये आया 1770 में ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसा कहा जाता है कि इनके बीच के यूरोपियंस और नेटिव ऑस्ट्रेलियंस के बीच के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन ये देखो वेरी कॉर्डियल, बहुत अच्छे थे। लेकिन बाद में सिचुएशन ऐसी हुई कि
इसी आपके टॉरस स्ट्रेट के आसपास, सॉरी हवाई के आसपास, टॉरस स्ट्रेट के आसपास नहीं, हवाई के आसपास कुछ जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स ने जेम्स कुक की हत्या कर दी। ठीक है, तो अब जब जेम्स कुक की हत्या हो गई, इतने बड़े ऑफिसर की हत्या हो गई जो कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का भी ऑफिसर था, तो फिर जाके रिलेशनशिप दोनों के बीच में यहां से तनाव भरी हो गई। क्लियर है? और जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने बहुत शत्रुवत व्यवहार करना शुरू कर दिया इन लोगों के साथ में। क्लियर है? तो जेम्स कुक की हत्या जो है वो एक प्रोमिनेंट रीजन होगी। W.H. स्टैनर जो है, इनका कंट्रीब्यूशन आपको बताना है इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑफ द नेटिव। तो स्टैनर वाज रियली वेरी 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 you can say a person who contributed a lot for the revival of or the emancipation of the native people। ठीक है, तो था क्या कि यूरोपियंस लोगों ने बिल्कुल भी कोई जो है वो प्रयास नहीं किए, एफर्ट्स नहीं किए थे ऑस्ट्रेलियन लोगों के कल्चर को या नेटिव ऑस्ट्रेलियंस के कल्चर को समझने के लिए। तो ये जो आपके स्टैनर हैं, इन्होंने सबसे पहली बात एक बुक लिखी थी, है ना। एक्चुअली जो इनके W.H. स्टैनर के, ये W.H. स्टैनर ही था, स्टैनर। ठीक है, सो W.H. स्टैनर जो है, इनके लेक्चर्स के ऊपर एक बुक बेस्ड होगी जिसका नाम रखा जाएगा द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस को इन्होंने 1968 के आसपास जो है वो पब्लिश किया, और इसमें इन्होंने ये कहा कि देखो ये जो आपके यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपने ग्लोरिफिकेशंस के बारे में बहुत सारा लिखा है, लेकिन कभी भी नेटिव्स को या इंडिजिनस कल्चर को इन्होंने अपने इतिहास में ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब बड़े लेवल पर इतिहासकार चुप्पी साधे हुए हैं, मौन है ऑस्ट्रेलिया के मुद्दे पर। ठीक है, और इस तरीके से इनकरेज द यूरोपियंस टू ट्रेस एंड अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ द नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से इन्होंने फोर्स किया, आप कह सकते हैं एनकरेज किया नेटिव हिस्टोरियंस को, या मैं ऐसा कहता हूँ यूरोपियन हिस्टोरियंस को, कि नेटिव लोगों के कल्चर को समझें, इतिहास को समझें। ठीक है, और उनकी जड़ों को एक्सप्लोर करें, ये देखा जाए कि कहाँ से इनकी ओरिजिन होती है। तो कह सकते हैं इट वॉज इंडीड अ कमेंडेबल स्टेप। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम था, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता तो शायद आप मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोगों को जो राइट्स मिले वो नहीं मिल पाते। ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोगों के लिए जो फिर बाद में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किया वो शायद नहीं हो पाता, मेन स्ट्रीम से वो करेक्ट नहीं हो पाते, है ना। अभी वहाँ पे शायद 26 मई का आसपास, मुझे एग्जैक्टली 26 मई के आसपास वहाँ पे नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। ये बड़ी चीज़ है कि कोई भी देश इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट करे कि हाँ, हमने हमारे लोकल्स के लिए, हमारे जो पहले से रहने वाले लोग थे उनके अगेंस्ट कितने क्राइम्स किए। तो सॉरी ये एक बड़ी चीज़ है। अमेरिकन ने तो आज तक सॉरी नहीं माना। अगला क्वेश्चन कह रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेरा नलियस। ठीक है, तो ये एक लैटिन टर्म है जिसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, हमने वहां पे डिस्कशन किया था। ठीक है, सो टेरा नलियस जो है ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। इसका मतलब ये होता था कि इन लोगों का, नेटिव लोगों का कोई लीगल राइट नहीं है। ठीक है, और ये लोग कभी भी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज नहीं कर सकते हैं। हालांकि बाद में टेरा नलियस जो है वो लीगली इनवैलिड कर दिया गया। आई थिंक 1972 के बाद में ये टेरा नलियस जो है वो इनवैलिड कर दिया गया वहां पे। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। जैसे जैसे यूरोपियन कॉलोनीज एस्टैब्लिश हुई, तो यूरोपियन कॉलोनीज के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो गया। तो आपको ये डिस्कस करना है कि शुरुआत जो हुई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ऑस्ट्रेलिया में वो यूरोपियन कॉलोनीज के साथ में हुई। ठीक है, सो विद द कमिंग ऑफ यूरोपियन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलोनीज इन ऑस्ट्रेलिया, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पीड अप। ठीक है, एक्सेप्टेबल है, स्पीडेड अप, बिल्कुल। यूरोपियंस एस्टैब्लिश्ड लार्जर शिप रियरिंग फार्म्स, केप्ट एंड रियर्ड द शिप मैरिनो। ठीक है, मैरिनो नाम की शिप की जो ब्रीड है, जो प्रजाति है, उसको इन्होंने पाला और उसको वहाँ पे अच्छे से, कहेंगे क्या कहना चाहिए एक तरीके से, है ना, शिप रेयरिंग करी, मतलब शिप, भेड़ पालन, एग्जैक्टली शब्द अगर इस्तेमाल किया जाए तो भेड़ पालन को वहाँ पे बढ़ावा दिया, मैरिनो नाम की शिप को। ठीक है, जंगलों को साफ किया, क्लियर्ड फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया, ये भी ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वॉज एनकरेज्ड, वाइन इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हुआ, वाइन यार्ड्स बने।
माइनिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, गोल्ड वगैरह वहाँ पे मिला, ठीक है। और इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन प्रॉस्पेरिटी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सिंपल चीज़ है ये, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली इसमें आप डिटेल में इसको डिस्कस ना करूँ, इसका स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज़ है, ऑब्वियस सी बात है, यूरोपियंस आए ही इसी पर्पज से थे, है ना। जब जेम्स कुक ने यहाँ पे खोजा तो शुरुआत में उनको रिसोर्सेस कम दिखे, ऊपर से एक्सीडेंट भी हो गया, जेम्स कुक की हत्या हो गई। तो बड़े लेवल पर मेन स्ट्रीम के जो सेटलर्स थे, जो बड़े ना नामचीन लोग, ये लोग नहीं आए, लेकिन यहाँ पर जो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे और जो खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले लोग थे, इनको लेके यहाँ डंप कर दिया गया इंग्लैंड से। अब बाद में इन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे जब डेवलपमेंट करना शुरू किया तो वो बड़े लेवल पर, अब वो मेंटालिटी तो वही थी, यूरोप का कैपिटलिज्म उनके दिमाग में तो था ही, तो उन्होंने वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया और वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्पीड अप किया, भेड़ पालन किया, कृषि की गतिविधियाँ करी, माइनिंग एक्टिविटीज़ करी, जंगल साफ करे, है ना, वीट प्रोडक्शन करा, वाइन इंडस्ट्री खड़ी की। तो ये सारा पर्पस जो था उनका, ये सिर्फ इस चीज़ इसलिए था कि हम यहाँ पर एक नया एक कॉलोनी, एक नया सिस्टम, एक नया एरिया, एक नया देश, एक इनहैबिटेशन डेवलप करेंगे, ठीक है। तो कुछ खास नया नहीं है, डेफिनेटली ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको इंक्लूड कर देना है। तो इस तरीके से ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करे। सारे वीडियोस आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर प्रॉपरली अरेंज है, मोबाइल और यूट्यूब के थ्रू तो आप जा ही सकते हैं, दैट इज द वे, वन वे, एक तरीका है, but the easiest way is to access the website through the Magnet Brains website. Search www.magnetbrains.com, you will get this type of page, इस तरीके का पेज दिखेगा आपको, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, है ना। तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के इस तरीके से आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। और यहाँ पर क्लास 11th जो आप इसको क्लिक करोगे तो, चूंकि हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं इसलिए, तो यू विल गेट द लिस्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है। और इस तरीके से जब आप इसको स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पर आपको क्लास 11th हिस्ट्री भी दिख जाएगी, ऐसा एक टैब जैसा, एक ऐसा इमेज जैसा दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज वीडियोस दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे चैप्टर वाइज वीडियोस दिख जाएंगे। और फिर ये चैप्टर वाइज वीडियोस जो है प्रॉपरली अरेंज है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं सिलेबस ओवरव्यू सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन वाइज, थीम वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, ऑल द वीडियोस आर प्रॉपरली अरेंज। जिस भी वीडियो को आपको देखना है, यू जस्ट क्लिक ऑन इट, है ना, द वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग लाइक दिस, इस तरीके से वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। और हम ये कर रहे हैं, है ना, वी ऑल आर डूइंग दिस जस्ट फॉर योर convenience, just to save your efforts, just to minimize your efforts, just to save your time and to enhance your productivity, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको वीडियोस को लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही दोस्तों के बीच में, ठीक है, शेयर करना है, या फिर जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है, अपने जूनियर्स या जो भी लोग हैं जिनको इस तरह की वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, उनके बीच में वीडियोस को शेयर करना है, ताकि हम ऐसे और काम करते चले जाएं और आपका काम आसान करते चले जाएं और आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते चले जाएं। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।